क्या इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है? ईरान में जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसके काफी बड़े अधिकारी को अचानक से निशाना बना लिया गया है और इसके बाद इजराइल में भी कथित तौर पर इमरजेंसी है तो ईरान में भी इमरजेंसी है। बहुत सारे फाइटर जेट आसमान में उड़ रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला, क्या यहाँ भी एक जंग शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में तुर्की भारत को क्यों मनाने में लगा है और अपनी पुरानी यारी याद दिलाने में लगा है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच। ईरान ने हाल ही में 16 मिसाइलें एक साथ दागी थी। मिसाइलों की रेंज भी बड़ी थी। कथित तौर पर ये बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के तुरंत बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम इजराइल के साथ क्या कर सकते हैं, हमसे पंगा मत लो वरना बहुत दिक्कत होगी। इजराइल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि ठीक कुछ दिन बाद इजराइल ने अपना एक लेजर विपन दुनिया के सामने रख दिया, जिस लेजर विपन से मिसाइल से लेकर ड्रोन तक सब के इलाज थे और वो भी मात्र 272 रुपए में, जिसके लिए पहले इजराइल को लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। जैसे कि आयरन डोम की मिसाइलों को काउंटर करने के लिए, ड्रोन को काउंटर करने के लिए, फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए ऐसी मिसाइलें दागा करती थी जिनका खुद का खर्चा $1,000,000 का है। पर अब मात्र 272 भारतीय रुपए में अगर काम चल जाए तो ये कितना सस्ता है। ये था जवाब इजराइल की तरफ से ईरान को शायद बात समझ में नहीं आई। ईरान अपने इतिहास को भी भूल जाता है। दरअसल ईरान के अंदर मोसाद इस तरीके से घुस चुका है कि अब ईरान अगर सोचता भी है कुछ तो इजराइल को बहुत जल्दी पता चल जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जो ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जहां बम विस्फोट हो गए, कई महीनों तक ये बंद हो गया। और ये कोई आसान काम नहीं होता है कि किसी देश के न्यूक्लियर प्लांट में आप घुसते हो, वो भी ऐसा जहां पे मिसाइल बनाने की बात चल रही है, जहां पे परमाणु मिसाइलें बन रही है। यहाँ पर बड़ी आसानी से इजराइल घुस गया और घुसने का कारण वैसे क्या था तो आपको बता दें, जैसे कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक बड़ी संख्या इस पर काम कर रही थी। उसमें से कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो असंतुष्ट थे, जो खुश नहीं थे। वो मोसाद के साथ मिल गए। किसी की सैलरी हाइक की प्रॉब्लम, किसी की और कोई प्रॉब्लम। मोसाद के साथ मिलने के बाद मोसाद ने इन्हीं का इस्तेमाल करके विस्फोटक को उनके परमाणु स्थल पर पहुंचा दिया और बाद बाकी काम मोसाद के जो एजेंट थे वो कर गए। वैसे ये भी बड़ी बात है कि जो 10 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोसाद की मदद की थी, कथित तौर पर उसे इजराइल ने सकुशल निकाल भी लिया वहाँ से। तो मोसाद की पकड़ खुद ईरान के अंदर कितनी हो चुकी है इसका आप अंदाजा लगा सकते। पर अब स्थिति बेहद गंभीर हो रही है। गंभीर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ईरान में एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कर्नल को सीधे सीधे गोली मार दी गई है और इसके लिए साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया। 5 गोलियां दागी गई और वो भी बीच सड़क पे। राजधानी के बीचों बीच 2 हमलावर आते हैं और कर्नल हसन सैयद खोद्यारी को 5 गोलियां मारते हैं जब वो अपनी कार में थे। अब ऐसा क्यों किया, इसे ही निशाना क्यों बनाया, इसने ऐसा क्या कर दिया था? चलो सुलेमानी की समझ में आती है या फिर तो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है फखरीजादा, उसकी कहानी समझ में आती है कि इजराइल की उसके साथ दुश्मनी है। पर ये शख्स क्यों, आखिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड को निशाना क्यों बनाया इजराइल ने? तो बड़ी बात यह है कि इस पर आरोप लगते हैं कि ये शख्स दुनिया भर में जितने इजरायली समुदाय के लोग हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनवाता था, उसे किडनैप करवाता था। ये सारी चीजें मीडिया में छप रही हैं। इजराइल टाइम्स भी इस मामले में खुलकर खुलासा कर रहा है, जिसके बाद इस पर निशाना लगा लिया गया। हालांकि खुफिया एजेंसी मोसाद पर सीधा सीधा शक जा रहा है, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार कर नहीं रहा है। हाँ, परिवर्तन ये आ गया है कि पिछले 2 दिन से बिल्कुल
आसमान में ड्रिल चल रहा है, एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। इजराइल अपनी वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है और इस युद्धाभ्यास को आप देखेंगे तो यही लग रहा है जैसे कि इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। वैसे पहले युद्धाभ्यास में अमेरिका भी इजराइल के साथ था, पर दूसरे युद्धाभ्यास में रिफ्यूलर से लेकर हर तरह के वायुसेना के जितने भी अंग हैं सभी का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, जो ऐसा दिखला रहा है कि हो सकता है ईरान पर एक बड़ा हमला कर दे इजराइल। ईरान को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है, ऐसे में इजराइल कर भी सकता है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से तुर्की भारत को मनाने क्यों लगा है और भारत को अपनी पुरानी यारी याद दिलाने लगा है। और वो भी कब की, जब तुर्की का ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था और जब भारत में वैदिक काल हुआ करता था। तुर्की ये बता रहा है कि हमारे रिश्ते आज के नहीं हैं बल्कि ओटोमन साम्राज्य के समय से हैं, हमारे रिश्ते आपके वैदिक काल की तरफ से हैं, हम तो अच्छे वाले दोस्त हैं। लेकिन अचानक से ये हृदय परिवर्तन और यू टर्न क्यों हुआ है? तो पहले तो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के दुम छल्ले बने हुए थे, जगह जगह घूमते थे और पाकिस्तान के सपोर्ट में बिल्कुल सामने आ जाते थे। और वो जो ओटोमन साम्राज्य है जिसका वो खलीफा बनना चाहते थे वो भी कुछ समझ में नहीं आया। आपको याद होगा ये मीटिंग जिसमें पीएम मोदी तुर्की के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं और अर्दोगन जैसे कि नजरें चुरा रहे हो ऐसा हाल हो। कहते हैं जब विदेश नीति दूर की नहीं होती है, सोची समझी नहीं होती है और गलत सोच पर आधारित होती है, मौका परस्ती पर आधारित होती है, तब सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। तुर्की और भारत के बीच सचमुच एक समय बहुत अच्छे संबंध थे और तुर्की भारत को सपोर्ट भी करता था, तुर्की की सोच भी काफी खुली थी। लेकिन अर्दोगन जो पहले के कुछ समय तक तो उसी रिश्ते को निभाते आते गए, पर उनके दिमाग में अचानक से खलीफा बनने का भूत सवार हुआ और उन्होंने फिर मुस्लिम देशों में अपनी पकड़ बनाने के लिए कश्मीर को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। वो कश्मीर जिसको यूएई और सऊदी अरब मुद्दा नहीं बना रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई विकास को देख रहे हैं, डेवलपमेंट को देख रहे हैं और इसके लिए भारत के साथ रिश्ते को सुधार कर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ये दोनों मेजर मुस्लिम कंट्री है। पर इस मौके को तुर्की को लगा कि भुनाना चाहिए, मुसलमान के धर्म पर बात करके इस मौके को आजमा कर खलीफा बनने की चाहत उसकी पूरी होगी और ओटोमन साम्राज्य फिर से स्थापित होगा। ऐसा सोचकर उसने कश्मीर मामले को पकड़ लिया, पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया, मलेशिया के साथ गुटबंदी शुरू कर दी। पर अभी उसके इन्वॉय, उसके जो एम्बेसडर हैं भारत में, वो ये सारी बातें कह रहे हैं, भारत को पुरानी दोस्ती याद दिला रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त तुर्की भी एक बड़े खाद्यान्न संकट पे फंसा हुआ है और तुर्की की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो रही है। आपको बता दें तुर्की को भी भारत से खाद्यान्न चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत बचाते हुए। हाल ही में ये खबर आई थी कि 50,000 मीट्रिक टन के लिए ऑर्डर दिया है तुर्की ने। फिर तुर्की ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि फिर उसकी साख क्या रह जाएगी। पर सच्चाई ये है कि हर हाल में खाने को अनाज तो चाहिए ही। ऐसे में भारत के साथ रिश्ते तो ठीक करने ही पड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।